जंगल में अकाल पड़ा हुआ था। सभी पंछी भूख प्यास से पीड़ित थे। नीलू और उसके पड़ोस के कुछ पंछियों ने भोजन और पानी एकत्र कर लिया था। नीलू के पड़ोस में कालू और गोरी भी रहते थे, लेकिन उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। भूख प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। काश मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया होता तो आज गोरी को भूख प्यास से तड़पता ना देखता। फिर कालू सीधा मोहन के पास जाता है। मोहन भाई, गोरी की हालत बहुत खराब है। वे भूख प्यास से मर रही है। मुझे कुछ खाना उधार दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। भाई, सच तो ये है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए गेहूं का एक दाना भी नहीं है। तुम रोज रोज नए बहाने बनाते हो। कालू की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए कालू आखिरी उम्मीद लेकर नीलू के पास जाता है। नीलू बहन, मेरी किसी भी दोस्त ने मेरी मदद नहीं की। अब केवल आप ही मेरी गोरी को बचा सकती हैं। नीलू कुछ फल लेकर कालू के साथ जाती है। फिर कालू वह फल लेकर गोरी को देता है और गोरी झट से वह फल खा लेती है। कालू भाई, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और खाना इकट्ठा कर लिया होता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई खाना नहीं है। गोरी, अब हमें कुछ करना होगा। नीलू का दिया हुआ भोजन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। आओ पता लगाएं कि कहीं से 2-4 कट्टे गेहूं मिल जाए। कालू और गोरी भोजन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं। काफी देर तक उड़ने के बाद वे थक जाते हैं और सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो रही है और अब मैं उड़ नहीं सकता। मुझे कालू और गोरी का परीक्षण करना है कि क्या वे इस भूख और प्यास में दूसरे की मदद करते हैं। साधु तुरंत चूहे का रूप धारण करता है और कुछ फल लेकर कालू और गोरी के पास जाता है। मैं वहां से गुजर रहा था और मुझे लगा कि आप काफी भूखे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये ले आया। इस अकाल में इतने सारे फल देकर हमारी मदद करने के लिए चूहे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, तुम चाहो तो जंगल से भूख मिटा सकते हो। मैं जंगल से भूख कैसे मिटा सकता हूँ? भाई, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि नीली पहाड़ी के ऊपर बादल पर एक बरसाती पक्षी रहता है। वह जब चाहे बारिश कर सकता है। बारिश करना उसकी जिम्मेदारी है। यदि मैं उड़ पाता तो मैं निश्चित रूप से जंगल के सभी पक्षियों की मदद करता। आप चाहें तो यह काम खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी करने के लिए कह सकते हैं। भाई, चिंता मत करो, हम सभी पक्षियों की मदद करेंगे। नीली पहाड़ी इतनी दूर है, ये बात हम किसी दूसरे पक्षी को भी बता सकते थे। गोरी, तुम बहुत बेवकूफ हो। मैं मुफ्त में कुछ नहीं करता। एक लंबी यात्रा के बाद कालू नीली पहाड़ी के ऊपर बादलों तक पहुंचता है। तभी अचानक वहां एक पक्षी आ जाता है। जी बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम पक्षी दूर जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है। पक्षी भूख प्यास से मर रहे हैं। हम उनकी ये हालत नहीं देख सकते, इसलिए इस भूख प्यास में इतना लंबा सफर करके आपके पास आए हैं। आप बारिश बरसाने में हमारी सहायता करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पक्षीपुर जंगल में अभी बारिश नहीं होगी।
एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि बारिश हो जाए तो जाइए और पंछियों से ऊपर वाले से प्रार्थना करने के लिए कहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला उनकी प्रार्थना सुन ले और बारिश हो जाए। ये फल ले लो, इसमें से कुछ अपने पास रखो और बाकी दूसरों में बांट दो। इससे तुम्हारी प्यास और भूख दोनों मिटेगी। लंबी यात्रा के बाद कालू जंगल पहुंचता है। गोरी, हम जो ये फल लाए हैं वो हम किसी को नहीं देंगे, बस देखना मैं क्या करता हूँ। गोरी, मैं सोच रहा हूँ कि हम सभी पक्षियों को दावत पर आमंत्रित करें और उन्हें बताएं कि बारिश कैसे होगी। हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो। अगर ऊपर वाले ने बारिश नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी कालू कुछ पंछियों को खेत में बुलाता है और उनके सामने कुछ फल रख देता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मैंने सपने में एक साधु जी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि सभी पक्षियों से कहो कि ऊपर वाले से बारिश के लिए प्रार्थना करें। तुम लोग ये बात सारे जंगल में फैला दो कि सब पक्षी इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। यार, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। कालू जैसा पक्षी भी सपने में साधु जी से मिल सकता है। भाई, अगर कालू की बात गलत है तो फिर भी हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? शायद ऊपर वाला हमारी प्रार्थना सुन लेगा। जल्द ही सभी पक्षी अपने अपने क्षेत्रों में ऊपर वाले से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और फिर तेज बारिश होने लगती है। बारिश देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। गोरी, ये फल फिर पूरे हैं। मैंने यहाँ से 4 फल लिए थे। इसका मतलब ये है कि ये टोकरी जादुई है और फल कभी खत्म नहीं होंगे। यह देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। सभी पक्षी गेहूं के बीज बोने लगे। बारिश तो हो गई, लेकिन अब पक्षी को गेहूं और फल कहाँ से मिलेंगे? फल और गेहूं को उगने में थोड़ा समय लगेगा। नीलू सभी पक्षियों की भूख से बहुत चिंतित थी। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद नीलू बहुत थक जाती है और फिर सो जाती है। बेटी, मुझे सभी पक्षियों का परीक्षण करने के लिए इस जंगल में भेजा गया है। मैंने कई पक्षियों का परीक्षण किया, लेकिन सभी असफल रहे। लेकिन तुम पास हो गई हो। अब दाना उगने तक पक्षियों की भूख मिटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें एक जादुई टोकरी दे रहा हूँ। इस टोकरी में फल कभी खत्म नहीं होंगे। आप जब तक चाहें इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। फिर वह नीलू को कालू के बारे में सब कुछ बताता है। जब नीलू उठी तो उसके पास फलों से भरी एक टोकरी पड़ी हुई थी। उधर नीलू ने पक्षियों में फल बांटना शुरू कर दिया था। हमें अब ये फल पूरे जंगल में बांटना है। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। गोरी, हम बर्बाद हो गए। हमारी जादुई टोकरी गायब हो गई है। जंगल में पक्षी फल दे रहे थे। जब कालू को ये बात पता चली तो वह नीलू के पास गया। तुम्हें इतने सारे फल कहाँ से मिले? नीलू ने कालू को सब कुछ बता दिया। कालू भाई, अगर तुम लालची ना होते और परीक्षा में पास हो गए होते तो आज यह जादुई टोकरी तुम्हारे पास होती। गोरी, वन में पेड़ के पास जिस चूहे ने हमें फल दिया वह चूहा नहीं बल्कि एक साधु था और वह हमारी परीक्षा ले रहा था। नीलू पूरे जंगल में फल बांट रही है और टोकरी में फल खत्म ही नहीं हो रहे। गोरी, हम बर्बाद हो गए। गोरी, इस बार तुम बोझ मांगने जाओगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम भी सलाह दे रही थी कि ऐसा करो वैसा करो।
तभी कालू और गोरी बहस करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें से ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। गोरी, जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मैं इस जिंदगी से थक गया हूँ। हर कोई मुझे चोर कहता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अगर मैंने तुम्हारी जगह किसी और से शादी की होती तो शायद एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। कालू, ये सब तेरी हरकतों की वजह से है, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तुमसे दूर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। मुझे शक है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तभी लौटूंगा जब अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कालू, हम अच्छे पक्षी बनेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर कालू चला जाता है। शायद हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई है, इसीलिए कालू मुझसे नाराज है। कालू सीधे अपने दोस्त के पास जाता है जो शहर में रहता था। अरे बट्टू, तुम बहुत अमीर हो गए हो। इतना पैसा पाने के लिए तुमने क्या किया? समझो मेरी लॉटरी लग गई है। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। मुझे दहेज में बहुत सारा पैसा मिला, जिसमें मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया, इसलिए मैं बहुत अमीर हो गया। बट्टू की ये बात सुनकर कालू बहुत दुखी हो जाता है। कालू, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरे ससुर ने तो मुझे एक घोंसला भी नहीं दिया। चिंता मत करो भाई, मैं कल तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढूंगा। मेरे कई अमीर परिवारों से संबंध हैं। गट्टू की ये बात सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन गट्टू कालू को अच्छे से तैयार करता है। देखो कालू भाई, एक बहुत अमीर परिवार तुमसे मिलने आ रहा है। मैंने उन्हें बता दिया है कि कालू बहुत बड़ा जमींदार है। अमीर लोग ऐसे भूखे नंगे लोगों से शादी नहीं करते। अब मेरे जीवन में शांति होगी और कोई मुझे चोर नहीं कहेगा। और हाँ, जो पैसे आप लाए थे उन्हें अपने पास रख लेना और लड़की के घर जाकर लड़की को दे देना। उन्हें पता होना चाहिए कि लड़का वाकई बहुत अमीर परिवार से है। फिर अगले दिन कुछ मेहमान कालू का रिश्ता देखने आते हैं। देखो, हमारा होने वाला दामाद कितना सुंदर है। बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम कालू है। मैं पक्षीपुर जंगल का रहने वाला हूँ। मेरे पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे। बेटा, अब तुम्हारे पास कितनी जमीन है? इतनी जमीन है कि मैंने कभी गिनती ही नहीं की। दूसरी ओर गोरी नीलू को कालू के बारे में बताती है। गोरी बहन, चिंता मत करो, मेरा भाई शहर में पुलिस में है। मैं उससे संपर्क करूंगी और कालू को ढूंढने के लिए कहूंगी। फिर कालू और गट्टू लड़की देखने जाते हैं। कालू बेटा, मेरी बेटी कैसी है? हाँ, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे आपके पैसे से खुश नहीं हैं। अब हमें उन्हें ढेर सारे गहने देने होंगे, तभी वे खुश होंगे। वे मुझसे कह रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी अपने पुराने जंगल में करना चाहते हैं। अब हमें ये गहने इस जंगल में ले जाना है। फिर अगले दिन कालू और गट्टू गहने लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। कालू, मुझे यहाँ एक छोटा सा काम करना है। ये गहने ले लो और सीधे निकल जाओ। और हाँ, रास्ते में पुलिस वाले भी होंगे। कालू बैग लेकर वहां से निकल जाता है। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरी पत्नी के लिए इतने सारे गहने दे रहा है। जब कालू थोड़ा आगे जाता है तो पुलिस वाले उसे रोकते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि उसके पास काफी मात्रा में नशीली दवाएं हैं। बताओ, तुम ये दवा कब से बेच रहे हो? हम बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे। यकीन मानिए, ये बैग मेरा नहीं है।
मैं वहां से निकल रहा था, तभी एक पक्षी वहां बैठा सांस ले रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरा ये बैग थोड़ा आगे ले जाओ, मैं तुमसे इसे ले लूंगा। हम कैसे यकीन करें कि आप सच कह रहे हैं? हर कोई ऐसा ही कहता है। अगर आप मुझे थोड़ा आगे जाने देंगे तो वह मुझसे बैग लेने जरूर आएगा, तब आप उसे पकड़ लेना। कालू को पता चला कि उसका दोस्त ड्रग डीलर है, इसलिए वह खुद को बचाना चाहता था। पुलिस ने कालू को आगे जाने दिया और योजना के अनुसार कालू थोड़ा आगे जाकर रुक गया। तभी कालू का दोस्त बट्टू बड़ी खुशी से आता है। यार, ये तो बड़ी बात हुई कि तुम पुलिस वालों से बच गए, नहीं तो वह 1 रुपया भी न जाने देते। इसी बीच वहां पुलिस आ जाती है। गट्टू, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे अपने साथ क्यों फंसाया? तुम तो 1 नंबर के झूठे निकले, कह रहे थे कि ये सब तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से है। खैर, ये आपकी पत्नी और आपकी बेटी है। कालू, तुमने पुलिस वालों को हमारे बारे में बताकर अच्छा नहीं किया। फिर नीलू गौरी को अपने साथ अपने भाई के पास ले आती है। नीलू अपने भाई को कालू के बारे में सब बताती है। तभी नीलू का भाई बताता है कि उन्होंने कल कालू नामक पक्षी को पकड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शहर में बहुत गलत तरह के लोग रहते हैं। कालू, अपनी किस्मत से ज्यादा कोई नहीं कमा सकता, ये तो अब पता चल ही गया होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के भाग्य में जो होता है वह उसके साथ रहता है, इसलिए हमें अधिक धन के लालच में गलत काम नहीं करना चाहिए। इस तरह वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल हसीब बाबर जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।